दोस्तों, एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और उनका बेटा। बेटे का नाम रवि था और पिता का नाम सुरेश। सुरेश खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वे खेती करते और फसल बेचकर गुजारा करते थे। एक दिन सुरेश किसी काम से बाजार गए। लौटते समय उनकी नज़र फुटपाथ पर खेलते एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चा फटे पुराने कपड़ों में था और पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। सुरेश ने उनसे बच्चे के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह बच्चा अनाथ है और वह इसे भीख मांगकर पालते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि उनके बाद इस बच्चे का क्या होगा। सुरेश ने बुजुर्ग से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद सहमति दे दी। सुरेश उस बच्चे को अपने घर ले आए और उसका नाम अर्जुन रखा। अब रवि और अर्जुन भाई की तरह साथ रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद सुरेश की पत्नी कमला बीमार पड़ गई और उनका निधन हो गया। इस घटना ने सुरेश को गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन अपने दोनों बच्चों की ओर देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाई। सुरेश ने अपनी मेहनत बढ़ा दी और दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। समय के साथ रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। एक दिन सुरेश ने सोचा कि रवि की शादी कर दी जाए ताकि घर में एक औरत का साथ मिल सके और घर की जिम्मेदारियों में मदद हो। उन्होंने लड़की की तलाश शुरू की और रजनी नाम की एक लड़की को अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। रजनी एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी और देखने में भी काफी सुंदर थी। रजनी ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी समझा और जब उसकी शादी हुई उसने रवि के साथ साथ सभी का ख्याल अच्छे से रखा। अब रजनी नाम की वह लड़की जब उनके घर की बहू बन गई तो उसके बाद उसने अपने घर को अच्छे से चलाया और उस सबका भली भांति ख्याल रखा। रजनी घर में आकर सुरेश की सेवा करने लगी, अर्जुन का सम्मान करती और रवि की हर बात मानती। परिवार सुखी था। एक दिन रवि ने रजनी को अर्जुन की असलियत बताई कि वह गोद लिया हुआ बेटा है। यह सुनकर रजनी को लगा कि अर्जुन उनके पति की संपत्ति में हिस्सा ले लेगा। धीरे धीरे उसने चालें चलनी शुरू कर दी। रवि नौकरी पर जाता, खेती में सुरेश का हाथ बटाता और अर्जुन पढ़ाई करता। एक दिन सुरेश ने अर्जुन को खाद लाने भेजा। सुबह सुबह अर्जुन खाद की दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने बताया कि खाद 2 दिन बाद उपलब्ध होगा। अर्जुन घर लौटकर रजनी को यह बात बता देता है और कहता है कि भाभी, पिताजी आए तो बता देना कि खाद 2 दिन बाद मिलेगा। मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुरेश घर लौटे और रजनी से पूछा कि अर्जुन खाद लेकर आया या नहीं। रजनी को अर्जुन को गलत साबित करने का मौका मिल गया। उसने कहा, बाबूजी, अर्जुन तो कॉलेज चला गया और उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया और वह अर्जुन का इंतजार करने लगे। जब अर्जुन कॉलेज से लौटकर आया तो सुरेश उस पर बरस पड़े। नालायक, मैंने तुझे खाद लाने को कहा था, लेकिन तू क्यों नहीं लाया? अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, पिताजी, मैं सुबह ही खाद की दुकान पर गया था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि खाद 2 दिन बाद मिलेगा, इसलिए मैं कॉलेज चला गया। जब खाद आ जाएगा तब खेत का काम भी हो जाएगा। अर्जुन की सफाई सुनते ही रजनी डरने लगी कि कहीं यह बता न दे कि उसने पहले ही जानकारी दी थी। वह तुरंत बोली, बाबूजी, बाजार में और भी तो दुकानें हैं, किसी दूसरी दुकान पर पूछ सकते थे। सुरेश ने उसकी बात मानते हुए अर्जुन से कहा, अगर उस दुकान पर खाद नहीं मिला तो दूसरी दुकान पर क्यों नहीं गया? क्या बाजार में सिर्फ एक ही दुकान है? ये कहते हुए सुरेश गुस्से में अर्जुन को डांटने लगे और उसकी पिटाई कर दी। अर्जुन चुपचाप खड़ा होकर सब सहता रहा। यह देखकर रजनी मन ही मन खुश हो रही थी और सोचने लगी, आज शुरुआत तो हो गई। इसके बाद जब भी उसे मौका मिलता वह अर्जुन के खिलाफ चाल चलने से पीछे नहीं हटती थी। एक दिन सुबह सुबह सुरेश ने अर्जुन को खेत पर बुलाया। अर्जुन बिना नाश्ता किए ही खेत पर चला गया और काम में लग गया। काम खत्म करके जब वह घर लौटा तो उसने अपनी भाभी रजनी से कहा, भाभी, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा खाना बना दो। रजनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या दिन भर मुझे सिर्फ खाना ही बनाना है? घर के और भी काम हैं, मैं अब खाना नहीं बना सकती। इतनी देर में सुरेश भी वहां आ गए और रजनी से पूछने लगे, बहू, क्या बात है? रजनी ने कहा, बाबूजी, जब खाना बना था तब यह घर पर नहीं था, अब आकर खाना मांग रहा है।
क्या मैं दिन भर सिर्फ इसे खिलाने में ही लगी रहूं? सुरेश यह सुनकर गुस्से में अर्जुन से बोले, अब शाम को ही खाना मिलेगा, तू यहाँ से चला जा। अर्जुन चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में अपनी भाभी के बर्ताव को लेकर सवाल उठने लगे। समय बीतता गया और एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसने अपनी भाभी रजनी से कहा था, अगर कोई मुझे आवाज लगाए तो मुझे बता देना। तभी सुरेश वहां आ गए और अर्जुन को आवाज लगाने लगे, लेकिन अर्जुन का दरवाजा बंद था, जिससे उसे आवाज सुनाई नहीं दी। रजनी बाहर निकलते हुए बोली, बाबूजी वह पढ़ाई कर रहा है और उसने मुझसे कहा है कि कोई भी उसे परेशान ना करे। यह सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया। वह सीधे अर्जुन के कमरे में घुस गए और धमकाते हुए बोले, तुझे इसी वजह से पाला था, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करे और मैं खेतों में अकेला काम करूं। कितनी देर से तुझे आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? अर्जुन ने जवाब दिया, पिताजी दरवाजा बंद था, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। अगर आपने कुछ कहा हो और मैंने ना सुना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुरेश और गुस्से में बोले, तू इस लायक था ही नहीं। इतनी देर में रवि वहां आ गया। वह समझ गया कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रजनी ने उसे रोकते हुए कहा, जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम बीच में मत बोलो। इसके बाद सुरेश अर्जुन के सामने सारा सच उगल देते हैं। वह बोले, तू हमारा बेटा नहीं है, इसी वजह से मेरी बात नहीं सुनता और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। अगर तू हमारा असली खून होता तो ऐसा कभी नहीं करता। यह सुनकर अर्जुन टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी कह दीजिए कि यह बात झूठ है। मैं आपका ही बेटा हूँ। आपने ही तो बताया था कि मेरी माँ की मृत्यु मुझे जन्म देते समय हुई थी। उसके बाद मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं फुटपाथ से उठाया हुआ हूँ? सुरेश कहते हैं, यह तो मैंने तेरा मान रखने के लिए कहा था, लेकिन असलियत में तू हमारा खून नहीं है। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। वह अपने बड़े भाई रवि के पास जाता है, लेकिन रवि कुछ कह पाता उससे पहले रजनी बोल देती है, पिताजी जो कह रहे हैं वह सच है, मुझे भी इस बात की जानकारी है। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह बिखर जाता है और वह अपने पिता से कहता है, पिताजी कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से पढ़ाई नहीं करूंगा, बस आप मुझे इस घर में रहने दीजिए, मैं आपका बेटा बनकर यहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन सुरेश उसे तनिक भी दया नहीं दिखाते। वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, अब तेरे जैसे को इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। तू अब बड़ा हो गया है और अपनी ज़िंदगी जी सकता है, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश के इस फैसले के बाद अर्जुन घर छोड़कर चला जाता है। घर में अब सुरेश, रवि और रजनी ही बचते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और रजनी अपना रंग दिखाने लगती है। एक दिन दोपहर में सुरेश खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन सुरेश जी अब तक अपने बड़े बेटे रवि की सैलरी से खेतीबाड़ी कर लिया करते थे, लेकिन अब रवि ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया था। कभी कभी सुरेश जी अपने खेत में अकेले काम करते तो उन्हें अपने बेटे अर्जुन की याद भी आती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है। इस बात को लगभग 7 साल बीत गए थे। इन 7 सालों में कई बार जब उन्हें अपने बेटे की याद आती तो वे उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो देखकर अपना मन बहला लेते थे। यह वही फोटो था जो अर्जुन ने 10वीं कक्षा में एडमिशन के लिए खिंचवाया था। 2 साल और बीत गए। अचानक से सुरेश जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वे खाट पकड़ लेते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाने की सोचती है उनकी बहू रजनी। वह सोचती है कि क्यों ना इस बीमार बुजुर्ग की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली जाए। वह अपने पति रवि से इस बारे में बात करती है और कहती है, मौका अच्छा है, बुजुर्ग से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई लौट आए और प्रॉपर्टी पर हक जमाने लगे। यह सुनकर रवि भी सहमत हो जाता है क्योंकि अब तक वह पूरी तरह अपनी पत्नी की चाल में फंस चुका था। इसके बाद रवि एक वकील से कागज बनवाता है और वह अपने पिता से उन कागजों पर सिग्नेचर करवाने के लिए कहता है। जब सुरेश जी पूछते हैं, बेटा यह कौन से कागज हैं, तो रवि जवाब देता है, पिताजी यह आपका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए हैं। सुरेश जी उस पर विश्वास कर साइन करने के बाद पूरी प्रॉपर्टी रवि के नाम हो जाती है। इसके बाद रवि और रजनी अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। वह धीरे धीरे सुरेश जी को परेशान करने लगते हैं, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते और अक्सर डांटते फटकारते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। उस दिन सुरेश जी अपने बेटे और बहू से कहने लगते हैं,
फौरन मेरा घर खाली करो, इस घर में तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रजनी हंसते हुए कहती है, बुढ़ा सठिया गया है बुढ़ापे में, इसे पता ही नहीं जिस घर में यह खड़ा है वह अब हमारे नाम है और जो ज़मीन यह अपनी समझ रहा है वह भी हमारे नाम है। यह सुनकर सुरेश जी बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अगर इतनी ही जल्दी थी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की तो मेरी मरने की बाट देख लेता। जब मैं इस दुनिया से चला जाता तो यह सब वैसे ही तेरा हो जाता। कौन इसे ले जाने वाला था? रवि जवाब देता है, बाबूजी अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे? 2 रोटियां कहीं पर भी खा लेना। यह सुनकर सुरेश जी कहते हैं, तुम्हारी इन रोटियों से अच्छा है कि मैं कहीं और जाकर भीख मांग कर खा लूं। ऐसी जिल्लत भरी रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। ऐसा कहकर सुरेश जी अपना सामान पैक करने लगते हैं। सामान पैक करने के बाद वह घर छोड़कर जाने लगते हैं। रवि एक बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रजनी उसे रोक लेती है और कहती है, जाने दो, थोड़े दिनों में धक्के खाकर वापस यहीं आ जाएंगे। इसके बाद सुरेश जी घर छोड़कर पास के शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते हुए वे अपने छोटे बेटे अर्जुन का पासपोर्ट साइज फोटो देख रहे थे। अचानक वे एक बाइक वाले से टकरा गए। टक्कर लगने से उनके हाथ से फोटो जमीन पर गिर गया। बाइक वाला गुस्से से बोला, अंधे हो क्या, दिखता नहीं? सुरेश जी शांत स्वर में बोले, हाँ भाई मैं अंधा ही समझ लो, गलती मेरी ही है। ऐसा कहकर वो फोटो उठाने लगे। बाइक वाले ने फोटो देखी और थोड़ा रुककर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया और बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरेश जी ने बताया, मैं फला गांव से हूँ और अपने छोटे बेटे को ढूंढने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर बाइक वाला बोला, अगर ऐसा है तो हम आपको आपके बेटे से मिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। सुरेश जी उन लड़कों के साथ बाइक पर बैठ गए। वह लोग सुरेश जी को एक बड़े से बंगले पर ले गए। बंगला बहुत सुंदर और आलीशान था। वहां गाड़ियां खड़ी थी और पूरे घर को सुंदर तरीके से सजाया गया था। एक लड़का घर के अंदर गया और वहां अर्जुन को बताया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। यह सुनकर अर्जुन भागता हुआ बाहर आया और सुरेश जी को देखते ही उनके गले लग गया। वह बोला, बाबूजी आखिरकार आप मेरे पास आ ही गए। सुरेश जी ने भावुक होकर पूछा, बेटा तू यहाँ ऐसे कैसे? तुझे तो मैंने घर से निकाल दिया था, फिर तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? अर्जुन ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई और कहा, बाबूजी जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैंने एक जगह नौकरी शुरू की। थोड़े समय बाद मैंने पानी का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मैं पानी के पाउच और बोतलें बनाकर बेचता था। धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ता गया और शादी ब्याह में पानी की सप्लाई के कारण मुझे अच्छी आमदनी होने लगी। मेरे पास कोई परिवार नहीं था, इसलिए मैंने पैसे बचाए और इस बंगले को बनवाया। और बाबूजी देखिए, इस घर के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, सुरेश निवास। यह सुनकर सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। इसके बाद अर्जुन उन्हें घर के अंदर ले गया और बिठाकर पूछा, बाबूजी बड़े भैया और भाभी कैसे हैं? सुरेश जी ने पूरी कहानी सुनाई। रवि और रजनी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। अर्जुन ने कहा, बाबूजी चिंता मत कीजिए, यह घर आपका ही है, आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। सुरेश जी ने पहले मना किया, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने बड़े भाई रवि के पास 2 एजेंट भेजे। उन्होंने रवि से पूछा, आप अपनी प्रॉपर्टी कितने में बेच सकते हैं? रवि और रजनी ने 1,20,00,000 में प्रॉपर्टी बेचने की बात मान ली। कागज तैयार किए गए और साइन भी हो गए। लेकिन जब उन्होंने पेमेंट की मांग की तो अर्जुन और सुरेश जी वहां आ गए। कहते हैं, बाबूजी कोई बात नहीं, गलती भले ही इनसे हो गई हो, लेकिन है तो ये मेरे बड़े भाई, इन्हें यहीं पर रहने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सुरेश जी पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अर्जुन के बार बार समझाने पर वे मान जाते हैं। हालांकि सुरेश जी एक शर्त रखते हैं कि वह रवि और रजनी से कहते हैं, अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो तुम्हें नौकर बनकर रहना होगा और हम इस घर के मालिक की तरह रहेंगे। रवि और रजनी को कोई और विकल्प न देखकर इस शर्त को मानना पड़ता है। इसके बाद वह दोनों उसी घर में नौकर की तरह रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। जहाँ एक सौतेला बेटा जिसने घर से निकाला गया था करोड़पति बन गया और उसने अपने पिता को उनका खोया हुआ सम्मान और रुतबा वापस दिलाया।
तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी अर्जुन और रवि के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने का हौसला मिलेगा। हमारा उद्देश्य इन कहानियों से किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये कहानियाँ सिर्फ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप इनसे कुछ सीख लेकर अपने जीवन में सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।